नेक्स्ट आर द एनोरिज्म्स। अब एनोरिज्म क्या होता है कि आर्टरी की जो है वो एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाती है क्योंकि वहाँ से वेसल वॉल वीक हो जाती है। सबसे पहले है सेक्युलर एनोरिज्म, इसको हम बैरी एनोरिज्म भी बोलते हैं। इस तरह से होती है कि ये ऐसे अगर आर्टरी है तो उसमें इस तरह से जो है वो एक डायलिटेशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ से वेसल वॉल जो है वो वीक हो गई है। तो ये जो है वो ज़्यादातर होती है जहाँ पर सर्कल ऑफ विलियस में बाइफरकेशन होती है, और सबसे जो कॉमन साइट है वो जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का जो जंक्शन होता है वहाँ पर होती है। ये सर्कल ऑफ विलियस की जो सारी बाइफरकेशंस है यहाँ पर जो है होती है, और सबसे कॉमन ये यहाँ पर होती है। ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, तो इनका जो जंक्शन है ये सबसे कॉमन साइट होती है एन्यूरिज्म की। अब इसकी एसोसिएशन किस किस से होती है? एक तो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से, एडल्ट डोमिनेंट और एह्लर-डैनलॉस सिंड्रोम से। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स में एडवांस एज, हाइपरटेंशन और टोबैको स्मोकिंग। वैसे तो ये क्लिनिकली साइलेंट होती है, पता नहीं चलता जब तक कि ये रप्चर ना कर जाए, और रप्चर करना जो है वो इसकी सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से सबअरेक्नॉइड हेमरेज हो जाता है, और उसमें हमने पढ़ा था कि वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ होती है, यहाँ पे इसको हम थंडर क्लैप हेडेक भी बोलते हैं। तो जब यहाँ पर हेमरेज होगा तो उसकी वजह से फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। इसके अलावा जो एन्यूरिज्म है डायलिटेशन वो डायरेक्टली भी कंप्रेस कर सकती है अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, जिसकी वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है कि अगर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वहाँ पे कंप्रेशन हो तो वहाँ पर जो है वो ऑप्टिक कियाज़मा होता है, उसकी कंप्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया और विजुअल एक्विटी डेफिसिट्स। ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है और ये ऑप्टिक कियाज़मा है, तो जब यहाँ पर डायलिटेशन होगी तो ये डायरेक्टली इसको कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाएगा। और अगर इसका रप्चर हो जाए इस पॉइंट पर तो उसकी वजह से जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्कीमिया हो जाएगा, और हमने पढ़ा था कि अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्कीमिया हो तो ये सप्लाई करती है जो लोअर एक्सट्रीमिटी का जो एरिया होता है, तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रालेटरल लोअर एक्सट्रीमिटी हेमिप्रेसिस होगा और सेंसरी डेफिसिट होगा। अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी का रप्चर हो गया उसकी वजह से मिडल सेरेब्रल आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन में इस्कीमिया होगा। इसमें हमने पढ़ा था कि अपर एक्सट्रीमिटी और जो लोअर फेस है कॉन्ट्रालेटरल साइड का उसकी हेमिप्रेसिस हो जाएगी और सेंसरी डेफिसिट। अगर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का कंप्रेशन है तो उसकी वजह से इप्सिलेटरल थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाएगी ओकुलोमोटर की, जिसकी वजह से मिड्रेसिस होगा, ब्लॉन पिपल। इसके अलावा टोसिस और डाउन एंड आउट आई भी हमें मिलेगी। उसके बाद आ जाता है चारकोट बर्चर्ड माइक्रो एनेरिज्म। ये भी कॉमन है और ये जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होती है, और ये स्मॉल वेसल्स को अफेक्ट करती है जैसे कि लेंटिकुलर स्ट्राइड आर्टरीज को, जो कि बेसल गैंग्लिया और थैलेमस में होती हैं। अब इसकी वजह से जो है वो हेमरेजिक इंट्रापेरेन्काइमल स्ट्रोक होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, और ये एंजियोग्राफी पे विजिबल नहीं होती। उसके बाद आ जाता है फ़ीवर और हीट स्ट्रोक में डिफ़रेंस। सबसे पहले है पैथोफिज़ियोलॉजी। अब फ़ीवर में क्या होता है कि कोई भी सपोज़ इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है और साइटोकाइन्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो उसकी वजह से फ़ीवर हो जाएगा। जबकि हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि सपोज़ एक्सर्शन हुई है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन अब वो हीट जो है वो बॉडी से निकल नहीं पा रही किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो जाएगा, हम बोलेंगे कि हीट स्ट्रोक हो गया है। अब इसमें जो टेम्परेचर है इसमें यूजुअली लेस दैन 40 डिग्री से सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, और इसमें होता है मोर दैन 40 डिग्री। अगर कॉम्प्लिकेशंस देखें तो फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशंस में फेब्राइल सीज़र्स हो सकते हैं जो कि बिनाइन होते हैं और यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं। जबकि जो हीट स्ट्रोक है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ कर जाता है, जिसकी वजह से सीएनएस डिसफंक्शन हो सकता है, कन्फ्यूजन, रेब्डोमायोलाइसिस हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, और डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन भी हो सकती है। मैनेजमेंट में फ़ीवर में तो हम सिंपल एसिटामिनोफ़ेन या इब्रूफेन वगैरह दे देते हैं कम्फ़र्ट के लिए, लेकिन इससे जो है वो सीज़र्स प्रिवेंट नहीं होते, और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। जबकि हीट स्ट्रोक में क्या करना होता है कि हमने टेम्परेचर जो है वो कम करना होता है रैपिडली, तो हम रैपिडली एक्सटर्नल कूलिंग करते हैं, रिहाइड्रेशन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करते हैं।
नेक्स्ट आर दी सीज़र्स। सीज़र्स क्या होते हैं कि जब न्यूरोनल फायरिंग हो सिंक्रोनाइज्ड और हाई फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम बोलते हैं सीज़र्स। इसकी काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं, फोकल भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी। फोकल में ब्रेन का कोई सिंगल एरिया इन्वॉल्व होता है, जबकि जनरलाइज्ड में डिफ्यूज़ इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम देखें तो जो फोकल है सबसे पहले सिंगल एरिया ऑफ ब्रेन को अफेक्ट करता है और ये सबसे कॉमनली ओरिजिनेट करता है मीडियल टेम्पोरल लोब में। आगे इसकी भी दो टाइप्स हैं, फोकल अवेयर और दूसरा फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस। इसको हम सिंपल पार्शल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स पार्शल। इसमें कॉन्शियसनेस इंटैक्ट होती है, जबकि इसमें कॉन्शियसनेस इंटैक्ट नहीं होती। उसके बाद अगर हम जनरलाइज देखें तो इसमें जनरलाइज में डिफ्यूज ब्रेन एरिया इन्वॉल्वमेंट है। फिर आगे इसकी 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम एब्सेंस देखें तो इसको हम पैटेड माल भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो बच्चों में होता है, 4 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, बट किसी भी एज में हो सकता है ये। इसमें क्या होता है कि बच्चा एकदम से जो है वो ब्लैंक स्टेयर में चला जाता है और इसमें जो है वो कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती, यानी एकदम से वो ब्लैंक हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल यानी नॉर्मल कोई और सिम्पटम्स नहीं आते, जैसे हेडेक, नोज़िया वगैरह हो गया। और इसको जो है वो हाइपरवेंटिलेशन से ये ट्रिगर होता है। इसमें 3 हर्ट्ज़ स्पाइक और वेव डिस्चार्जेस होते हैं और ये यूजुअली 10 सेकंड्स के लिए होता है, यानी शॉर्ट सा पीरियड के लिए होता है। उसके बाद अगर हम मायोक्लोनिक तो देखें तो ये क्विक और रेपिटेटिव जर्क्स होते हैं, जबकि अगर टोनिक क्लोनिक देखें इसको हम ग्रैंड माल भी बोलते हैं। टॉनिक मतलब स्टिफ़ हो जाना और क्लोनिक मतलब मूवमेंट, यानी कि स्टिफ़ होता है फिर मूवमेंट होती है, फिर स्टिफ़ होता है फिर मूवमेंट होती है, इस तरह से होता है। और इसमें जो है वो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन भी होती है, यानी कि सीज़र्स के बाद पेशेंट को सिम्पटम्स भी आते हैं, जैसे हेडेक हो गया, नोज़िया हो गया। इसके अलावा इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है और टंग बाइटिंग भी हो सकती है। अगर टॉनिक को देखें तो इसमें सिंपल स्टिफनिंग हो जाती है बॉडी की, और अगर एटॉनिक देखें तो इसमें टोन ही ख़त्म हो गई है, तो इसको हम ड्रॉप सीज़र्स भी बोलते हैं कि पेशेंट जो है वो एकदम से जो है वो फ़ॉल कर जाता है ज़मीन पे, तो ये ऐसे भी लग सकता है कि मतलब फेंट हो गया है वो पेशेंट। अगर हम एपिलेप्सी को देखें तो अगर सीज़र्स जो हैं वो बार-बार आ रहे हैं और अनप्रोवोक्ड हैं, तो इसको हम कह देंगे कि एपिलेप्सी है। और जो फेब्राइल सीज़र्स फ़ीवर की वजह से होते हैं, उसको हम एपिलेप्सी में नहीं लेकर आते। अगर हम स्टेटस एपिलेप्टिकस को देखें तो इसमें क्या होता है कि सीज़र्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि लगातार 5 या 5 से ज़्यादा मिनट के लेकर सीज़र्स आ रहे हैं, या फिर बार-बार सीज़र्स आ रहे हैं और वो अपनी बेसलाइन पे रिटर्न नहीं कर रहे, यानी कि सीज़र्स आ रहा है लेकिन अभी पेशेंट होश में नहीं आया था, फिर आ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रेन इंजरी की बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं और इसको फौरी ट्रीट करना चाहिए, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर हम कॉजेज़ देखें बाय एज, चिल्ड्रन जो लेस देन 18 ईयर्स हैं उसमें जेनेटिक हो सकता है, इन्फेक्शन, फेब्राइल, ट्रॉमा, कंजेनिटल या मेटाबॉलिक। 18 टू 65 ईयर्स में एक्यूट ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा, स्ट्रोक या इन्फेक्शन। और मोर देन 65 ईयर्स में स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक और इन्फेक्शन।